तो फाइनली बायोलॉजी का हम सेकंड वीडियो लेकर के आ चुके हैं। इसमें हम बायोलॉजी के सेकंड यूनिट को कवर करेंगे, वो भी टोटल कवर कर रहे हैं परीक्षा बोर्ड वर्ष 2026 की बुक से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले यूनिट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, जीव जगत में विविधताएँ। इसमें जितने भी चैप्टर्स हमने अच्छे से समझा है आसान भाषा में और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएँगे ये हमने कवर कर लिया। ये हमारा सेकंड वीडियो होने जा रहा है। इसमें देखेंगे पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकीय, चैप्टर नंबर 6 पुष्पीय पादपों का शरीर मतलब उसका संरचना कैसे होता है और साथ में हम देखेंगे कि प्राणी का संरचनात्मक संगठन कैसे होता है। टोटल 14 नंबर का यहाँ से आएगा, तो आज हम पूरा 14 मार्क्स कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम ओपन करते हैं और शुरू करते हैं अपने कार्रवाई को। तो ये रहा हमारा चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 लिखा है पुष्पीय पादपों की आकारिकीय। तो आइए देखते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 अंकीय क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है समद्विपार्श्विक पत्ती किसे कहते हैं? एग्ज़ाम में आता तो नहीं है, बस एक नज़र देख लेना क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसी पत्तियाँ जिनकी ऊपरी एवं निचली सतह संरचना की दृष्टि से समान होता है, उसे कहते हैं द्विपार्श्विकीय। मतलब जिसका ऊपरी पत्ता और निचली परत दोनों संरचना की दृष्टि से समान दिखे, उसे कहते हैं समद्विपार्श्विकीय। मतलब दोनों जगह समान दिखाई दे। नेक्स्ट तुम्हारे में देखने को मिलेगा कि पृष्ठधार पत्ती किसे कहते हैं? तो ऐसी पत्ती जिसकी ऊपरी तथा निचली सतह पर संरचनात्मक भिन्नता होती है, उसे कहते हैं पृष्ठधारी पत्ती। मतलब जिसमें डिफरेंस हो, ऊपर अलग संरचना हो, नीचे अलग संरचना हो, उसे कहते हैं पृष्ठधारी पत्ती। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जालिकावत शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके पहले वाली क्लास में मैंने समझाया था, लेकिन फिर से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जालिकावत शिराविन्यास का मतलब होता है ऐसी पत्ती मैं यहाँ पर चित्र भी बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी पत्ती जिसकी संरचना में जाली जैसी संरचना हो, ठीक है? एक ये हो गया, ठीक है? फिर इसमें ये बीच-बीच से भी कटा हो, मतलब तुम्हें नेट की जैसे दिखाई दे, उसे कहते हैं जालिका शिराविन्यास। लेकिन अगर मैं समांतर शिराविन्यास की बात करता हूँ, तो समांतर शिराविन्यास की पत्ती ऐसी होती है, देखो। तुमने केला की पत्ती देखा है? बस, वो समांतर शिराविन्यास है, ये देखो, ऐसे। बस, केवल ऐसे होगा और अगर एक-एक पत्ती को तुम यहाँ से काटोगे तो कट भी जाएगा, इसे कहते हैं समांतर शिराविन्यास। और जालिकावत शिराविन्यास मतलब आम की पत्तियाँ देख लो, बिही की पत्ती देख लो, इन सब में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। बाकी यहाँ पर अंतर लिखा है, इस शिराविन्यास में मुख्य सिरा होती है और इसमें मुख्य सिरा का होना आवश्यक नहीं है। इसमें मुख्य सिराएँ नहीं होती भाई, है ना? इसमें सारी सिराएँ मुख्य होती है और एक-एक भाग से सारी सिराएँ कट सकती है। नेक्स्ट कहता है, मुख्य सिरा से बहुत सी सिराएँ निकलती है। ये जो बीच वाला होता है मेन, इससे बहुत सारी सिराएँ निकलती हैं, इधर-उधर, इधर-उधर जाली रूपा संरचना आती है और इसमें मुख्य सिरा से कोई सिराएँ नहीं निकलती। हाँ, मुख्य सिरा से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है? जैसे कि मैंने तुम्हें इमेज में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सिरा विन्यास द्विबीजपत्री वाले पौधे में पाया जाता है। हमेशा जालिका विद सिरा विन्यास द्विबीजपत्री, मतलब जैसे चना हो गया, ठीक है? चना चना में 2 बीज होता है ना, अगर चना को तुम बीज से तोड़ोगे तो ऐसे-ऐसे 2 बीज निकलेगा, एक इधर का, एक इधर का। इसमें पाया जाता है जालिका विद सिरा विन्यास। लेकिन समांतर सिरा विन्यास हमेशा एक बीजपत्री में पाए जाते हैं। जितने भी तुम्हारे दलहन पौधे हैं, ये सब द्विबीजपत्री होते हैं और सब में जालिका विद सिरा विन्यास ही पाया जाता है, ठीक? जो एक बीजपत्री होता है, उसमें ये समांतर शिलान्यास पाया जाता है। बस इतना याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि विभिन्न प्रकार के फर्ण विन्यास का उदाहरण सहित लिखिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, पुष्प क्या है? एक एक प्ररूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भाग का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो पुष्प क्या है? सबसे पहले पुष्प का स्ट्रक्चर देख लेना यार, पुष्प ऐसे बनता है, ठीक है? और ये पुष्प के बाहरी भाग है जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा पुष्प का गर्भाशय हो गया, ठीक? जिसे ओवरी कहते हैं। और यहीं पर जाकर के जो अंडाणु होता है वो यहीं पर आकर के फूटता है और नए पुष्प का जन्म लेता है, ठीक है? तो पूरा याद रखना, पहले बाह्य दलपुंज क्या होता है? तो ये बाहर के भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। फिर दलपुंज क्या होता है? तो दलपुंज, इसके अंदर के भाग को दलपुंज कहते हैं। फिर आता है पुमांग। पुआंग किसे कहते हैं? जो मेल पुष्प होता है ना, मेल फ्लावर में जो परागण होता है उसे पुंआंग कहते हैं और जायंग किसे कहते हैं? जो अंडाशय होता है उसे जायांग कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी इसका मैं पूरा दिखा देता हूँ एक साथ, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है
कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में अंतर बताइए। मूसला जड़ को इंग्लिश में कहते हैं टॉप रूट और अपस्थानिक को कहते हैं एडमिनेसेंस रूट। ठीक है, तो मूसला जड़ क्या होता है, यह मूलांकुरित से पैदा होता है और यह प्रांकुर तथा प्ररोह भाग से पैदा होता है। मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ कभी समाप्त नहीं होती है, आजीवन बनी रहती है, जबकि जो अपस्थानिक जड़ होता है इसका जो प्राथमिक जड़ होता है वो हमेशा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कहता है भूमि के अत्यंत गहराई तक पाई जाती है मूसला जड़ और जो अपस्थानिक होता है तो भूमि के ऊपरी परत पे पाई जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राथमिक जड़ की अनेक शाखाएं निकलती है और इसमें प्राथमिक जड़ की अनेक शाखाएं नहीं निकलती है, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी खत्म करो। नेक्स्ट बाकी यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दो। नेक्स्ट आपको देखना है कि पर्ण विन्यास किसे कहते हैं। तो पर्ण विन्यास क्या है, तने पर पत्तियों के लगने का व्यवस्था क्रम पर्ण विन्यास कहलाता है। मतलब तने पर जो पत्तियां लगती है ना, उन्हीं का जो व्यवस्था क्रम होता है उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। प्रत्येक जाति में एक विशिष्ट प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है। तने का वह भाग जहां से पत्तियां निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। तुमने देखा होगा कि तना होता है ना, और तना में जहां जहां पत्तियां निकलती हैं, ऐसी ऐसी पत्तियां निकलती हैं, इसे पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, और जहां पत्तियां सीधे ही मुख्य तने से लगी होती है उसे स्वास्तिक कहते हैं। और अगर मुख्य तना से, मुख्य तना मतलब मेन ब्रांच से अगर पत्ती निकल दे उसे कहते हैं स्तंभिक, उसे कहते हैं स्तंभिक। और जो अगर एक एक तना से दूसरा छोटा तना निकला और यहां से अगर पत्तियां निकलती तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं पर्व संधि। और अगर मुख्य तना से सीधे यहां से निकल जाए उसे कहते हैं स्तंभिक। बस इतना ध्यान रखना, बाकी ज्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं। नेक्स्ट आपको याद रखना है जरायुन्यास और बिजंडान्यास, ये क्या होता है, इसे अच्छे से पढ़ लेना प्लीज। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाकी यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपको देखना है बेटा, इनको डिफाइन करना है अलग अलग। जैसे पुष्पदल विन्यास क्या होता है, विजंडासन क्या होता है। ठीक है, और ये जितने जितने मिट्टी के 4 पॉइंट ये तुम्हें कवर करना 3 नंबर के हिसाब से एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड मैं तुम्हें और भी दिखा देता हूँ, ये रहा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और बेहतरीन तरीके से इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, बस खत्म होता है चैप्टर। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कहता है कि पुष्पीय पादपों की आंतरिकीय। आइए इसे देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पुष्पीय पादपों की आंतरिकीय, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ से सबसे पहले आपको तैयार करना है पैरेन्काइमा उत्तक किसे कहते हैं। जितने भी टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज तुम्हें पता होना चाहिए। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा उत्तक के कार्य पूछा है तो पैरेन्काइमा की प्राथमिक क्षमता भोजन को संग्रहित व अवशोषित करना होता है ना। जैसे इसे भोजन मिलता है तो भोजन को संग्रहित करता है, और ये सभी ना पेड़ पौधे में पाया जाता है। तुम्हें पता है पौधे का आकार और अचलता को बनाए रखता है, जो मतलब जो मूवमेंट करता है ना पौधा, जैसे कोई पौधा हो गया जैसे तो स्ट्रेट है, अगर इसे लटकाना चाहो तो पौधा लटक जाता है। ये लटकना जो होता है ना वो पैरेन्काइमा उत्तक की वजह से ही हो पाता है। कोलेनकाइमा क्या कहलाता है, यह पौधे की यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है, मतलब पौधे में जो मजबूती लाता है वो कोलेनकाइमा लेकर के आता है। इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। नेक्स्ट कहता है खुला तथा बंद संवहन मंडल में क्या अंतर है। तो खुला संवहन मंडल, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्थित होता है। इस प्रकार का संवहन पुल द्विबीजपत्री तने में पाया जाता है। और बंद किसे कहते हैं, इस प्रकार का संवहन पुल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, यह एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट फिर तुमसे पूछा है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में डिफरेंस। ठीक है, तो याद रखना जैसे तुमने पढ़ा था जालिका विद शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास में, ठीक वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो इसे प्रिपेयर कर लेना। चलो अच्छा, दो चीज याद रखना, हमेशा इसमें कभी कभी पूछता है द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल और तना। ठीक है, दोनों अलग अलग है। मूल का मतलब होता है जड़ जिसे रूट कहते हैं, और तना का मतलब होता है स्टेम। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो। तो किसी एक में अंतर पूछा जा सकता है, तो इसलिए दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी ये इमेज जब आप 10th में थे तो आपको याद होगा कि आपके 10th के साइंस के पेपर में आया था। बाय द वे अभी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी स्किप करिए। चलिए बाकी यहाँ से और कोई क्वेश्चन ऐसे लग नहीं रहे खास जिस चैप्टर से देखने को मिलेगा, तो ये चैप्टर में हमारा होता है क्लोज। नेक्स्ट हमें देखना है चैप्टर नंबर 7 प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ से आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि रुधिर के कणकीय अवयव क्या है। तो रुधिर के कणकीय अवयव क्या कहलाते हैं, तो प्लाज्मा, और लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, ये रुधिर की कणिकाएं होती है। मतलब खून में ये चीज पाया जाता है। तुम्हें पता होगा यार कि खून में प्लाज्मा पाया जाता है, जिसके कारण जो जब भी तुम्हें
कहीं पर लग जाता है ना घाव, तो पहले पानी जैसे सीरम निकलता है, वो कोई और नहीं बल्कि प्लाज्मा है। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है, फिर रेड ब्लड डब्ल्यूबीसी के बाद आरबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स मतलब जैसे तुम्हारा खून कितना एक्टिव है, कितना शुद्ध है जीवाणु से लड़ने के लिए, उसे प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है कि टिश्यूज की परिभाषा दीजिए। तो ऐसी कोशिका का समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना व कार्य समान होती है, ऊतक कहलाता है ना। जिसकी उत्पत्ति समान हो, संरचना और कार्य समान हो, उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक का निर्माण बाइकॉट वैज्ञानिक ने किया था। बाइकॉट नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ऊतक का निर्माण किया था बेटा, इतना याद रखना। मेंढक के पाचन तंत्र का चित्र याद रखना। जब तुम 10th में थे तो याद रखो, तुमसे पूछता था मनुष्य का पाचन तंत्र, अब तुमसे पूछने लगा मेढक का पाचन तंत्र। ठीक है, तो मेढक और मनुष्य का सेम है। अब देखो, जब तुम 10th में थे तो याद करो, मनुष्य के मूत्र वाहिनी का कार्य पूछता था, अब मेढक का पूछने लगा। मतलब देख रहे हो तुम्हारा जिंदगी कितना बदल गया है, मनुष्य से तुम मेढक पे आ गए हो, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यार। चलो नेक्स्ट कहता है उपस्थि और अस्थि में अंतर। तो उपस्थि क्या होता है और अस्थि क्या होता है? अस्थि मतलब हड्डियां, बोन्स, और उपस्थि मतलब क्या होता है? कॉर्टिलेज। तो उपस्थि क्या होता है? मैट्रिक्स अर्ध ठोस होने के कारण मुलायम तथा लचीली होती है उपस्थि, और मैट्रिक्स ठोस होने के कारण कड़ी तथा मजबूत होती है। तुमने कभी चिकन खाया है? अब देखो, जो नहीं खाए ना वो ठीक है, चलो बायकॉट मत करना कि अरे सर कैसा बात कर रहे हो, है ना। भाई खाने वाले खाते हैं जिसको खाना है। बाय द वे मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन खाने वाले खाते हैं। जो चिकन खाता है देखे होगे, एक हड्डी ऐसी होती है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है ना। अब बोलोगे सर जब आपने खा लिया आपको कैसे पता? अरे भाई मैं देखा हूँ, है ना। तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है जिसे लोग खा जाते हैं, बस उसी कहते हैं बेटा उपस्थि। और अस्थि क्या होती है? हड्डियां, जिसे व्यक्ति नहीं खा पाता वो कहलाता है बोन्स। जब लोग लेग पीस खाते हैं तो कहाँ खा पाते हैं लेग पीस, है ना। लेग पीस मतलब टांग, उसका नहीं खा पाते, उसे बोन्स कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, मैट्रिक्स कॉन्ड्रिका प्रोटीन की बनी होती है और मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। इसमें इसमें साइट इसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स पाया जाता है, इसमें ऑस्ट्रियोसाइट पाया जाता है, और इसमें अंतिम याद रखना कि रुधिर कणिकाएं का निर्माण नहीं होता है, और अस्थिमज्जा पाया जाता है जिसमें रुधिर कणिका का निर्माण होता है। जब कोई चिकन खाया होगा तो मैं फिर उसे बताना चाहता हूँ कि देखते हो चिकन के हड्डी में क्या होता है? रेड रेड पाया जाता है। कभी देखना भाई, चिकन का जो मुर्गे का हड्डी रहेगा उसमें रेड रेड बीच में पाया जाएगा। ऐसा लगेगा कि मानो ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, तो वही अस्थिमज्जा होता है भाई। भयंकर प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये सब कुछ होता है कंप्लीट। यही हमें पढ़ना था। नेक्स्ट आ गया हमारा यूनिट नंबर 8। इसे हम कवर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है और वीडियो बनाने में मोटिवेट भी करता है। तो जो भी हो, जैसा हो, फीडबैक मुझे ईमानदारी से चाहिए, ईमानदारी से दीजिएगा। और इस बार आपके लिए हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च नहीं हो पाया है। जब आप 12th में क्लास में जाओगे तो डेफिनेटली हाइब्रिड लॉन्च होगा और तुम्हें प्रॉपर वे में तुम्हारी बेहतरीन प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।